हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेट क्राफ्ट। क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमने हमारा टॉपिक शुरू किया हुआ था पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कवर अप कर ली हैं। आज हम आगे के टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं, काइंड्स, कंपोनेंट्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। अगर हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो सोसाइटी टू सोसाइटी हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर है वो वरी करता है। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि हर सोसाइटी के अलग वैल्यू, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, पॉलिटिकल बिहेवियर होते हैं, जिसके चलते हर सोसाइटी में अलग पॉलिटिकल कल्चर हमें देखने को मिलता है। इस पर आमंड का कहना ये है कि लोग राजनीति में कितना पार्टिसिपेट करते हैं या कितना अपने आप को राजनीति से अलग रखते हैं, इस आधार पर आमंड ने 3 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर दिए हैं। पहला है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, सेकंड है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, थर्ड है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इन्हें हम आगे डिटेल में करते हैं और समझते हैं कि ये काइंड्स हैं क्या। हमारा फर्स्ट काइंड है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, जिसे हिंदी में संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। इसमें लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत कम अवेयर होते हैं। उनका फोकस जो है वो सिर्फ अपने पर्सनल अफेयर्स या जो लोकल इश्यूज होते हैं उन तक ही सीमित होता है। यहाँ पर लोगों में जो है राजनीतिक समाजीकरण का अभाव जो है वो देखने को मिलता है। लोगों का बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रणाली के प्रति जो लगाव है वो नहीं होता है संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति में। इस तरीके की जो संस्कृति है वो हमें ज़्यादा करके कबीलीय समाज में देखने को मिलती है, जहाँ पर जो राजनीतिक नेता होता है उसकी जो स्थिति होती है उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरीके के कार्यों को उसे निभाना होता है। तो जो हमारा राजनीतिक नेता होता है वो राजनीति का भी मुखिया होता है, धार्मिक मुखिया भी होता है, वो कबीले का भी मुखिया होता है। तो उसे बहुत सारी भूमिकाएं जो हैं वो अदा करनी होती हैं। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद पॉलिटिक्स के साथ जो है डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड होते हैं, वो अपने मुखिया के थ्रू जो है जो भी वो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है सिर्फ उनको फॉलो करते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में स्वतंत्रता से पहले जो है हमें बहुत सारे जो हमारे यहाँ पर देसी रियासतें थी वो पाई जाती थी, जिनमें इस तरीके की पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर जो है वो देखने को मिलता था, जहाँ पर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल प्रोसेसेस के साथ या पॉलिटिकल सिस्टम के साथ डायरेक्ट अपने आप को नहीं जोड़ पाते थे। वहाँ पर राजा ने जो डिसीजन ले लिया लोग उसको फॉलो कर लेते थे। और आज भी अगर हम हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो आज भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो पिछड़े हैं, जिनमें आज भी राजनीतिक जागरूकता देखने को नहीं मिलती है। उनकी जो राजनीतिक जागरूकता है वो सिर्फ इतनी है कि गांव का सरपंच कौन बनेगा या ग्रामीण पंचायत तक उनका जो है अवेयरनेस है। आज भी वो अपने आप को स्टेट पॉलिटिक्स के साथ या अपने आप को कंट्री पॉलिटिक्स के साथ आज भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का जो क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था है, इस तरीके की जो मनोवृत्ति है वो हमें पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में देखने को मिलती है। सेकंड है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, जिसे हिंदी में प्रजामूलक राजनीतिक संस्कृति कहा जाता है। यहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था से अवेयर होते हैं। वो यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली द्वारा बनाए गए जो नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन भी करते हैं। लेकिन वो कानून बनाने की प्रक्रिया में या डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी कानून बनाए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं सरकार द्वारा या राजनीतिक प्रणालियों द्वारा, वो उसका अंधाधुंध विश्वास करते हैं, पालन करते हैं। और इस तरीके के जो राजनीतिक संस्कृति है वो हमें ज़्यादा करके विकासशील देशों में देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग जो हैं उनका इनपुट से अपने आप को वो रिलेट नहीं करते कि उनके लिए कौन डिसीजन ले रहा है, किस आधार पर ले रहा है, लेकिन उस
जो डिसीजन लिया जाएगा उसके जो आउटपुट्स होंगे, जो आउटकम्स निकलेंगे, वो उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि कानून जो भी बनाया गया है क्या वो उनके फ़ायदे के लिए है या उससे उनको नुकसान होने वाला है। अगर वो किसी कानून का विरोध करना चाहे तो ऐसी स्थिति में वो उन निर्णयों को काला कानून के नाम से संबोधित भी करते हैं। सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर में जो नागरिक होता है वो अपने अधिकारों या जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक नहीं होता है, उसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो अपने राइट्स को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर नहीं होती है। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इस तरीके की संस्कृति में लोग जो होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों, अपनी कर्तव्यों, अधिकारों के प्रति जो है वो जागरूक होते हैं और वो सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रणाली में जो है, राजनीतिक प्रोसेसेस जो है, जो डिसीजन मेकिंग है, प्रक्रियाएं हैं, उनमें भाग लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति में अगर हम पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर राजनीतिक शिक्षा होती है, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता होती है। तो ये हमें अधिकतर जो है वो विकसित देशों में देखने को मिलती है, जहाँ पर लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लोगों ने चुनाव में मतदान किया है तो वो अपने प्रतिनिधियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों पर जवाबदेही भी मांगते हैं। अगर क्या कहते हैं वो कोई सामाजिक मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो प्रदर्शन करने के साथ साथ वे जनहित याचिका भी दायर करते हैं। अगर वो चाह रहे हैं कि समाज में क्या कहते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया जा रहा है तो उससे पहले वो सरकार से क्या कहते हैं सुधार करने की मांग करते हैं। मतलब वो अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति इतने जागरूक होते हैं कि वो डायरेक्ट जो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल कल्चर जो है वो अधिकतर हमें विकसित राज्यों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें फर्स्ट है हमारा कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। ये व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में भाग लेने के लिए तैयार करता है। इसमें व्यक्ति जो है वो राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में, मुद्दों के बारे में क्या जानता है या कितना ज्ञान रखता है ये शामिल होता है। ये ज्ञान जो है ये नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, और दोनों ही अवस्थाओं में जो हमारा ज्ञान है राजनीतिक व्यवस्था को लेकर वो हमारे राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर उदाहरण के लिए कि एक व्यक्ति का जो ज्ञान है उसके मस्तिष्क में, कॉग्निटिव में, राजनीति के बारे में सही हो सकता है, निष्पक्ष रूप से भी बन सकता है, या वो ज्ञान जो है उसका स्वार्थ या क्या कहते हैं मनोभावों पर आधारित हो सकता है। और दोनों ही क्या कहते हैं अवस्थाओं में इसका जो प्रभाव है उसके राजनीतिक व्यवहार पर देखने को मिलेगा कि वो राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है, या सिर्फ अपने बारे में सोचता है, या वो निष्पक्ष रूप से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचता है। ये डिपेंड करता है उसके कॉग्निटिव ओरिएंटेशन के ऊपर, क्योंकि ये एक तरीके का फाउंडेशन है जो उसको राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ज्ञान देगा, उसका बेस जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव ओरिएंटेशन, प्रभावनात्मक अभिमुखीकरण। इसमें व्यक्ति अपने भावों के द्वारा जो है वो राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति किस तरीके का लगाव रखता है, किस तरीके की भावनाएं रखता है, उसका विश्वास है, गर्व है, असंतोष है, क्या भाव है उसके अपनी राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति या गतिविधियों के प्रति, ये निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई संस्था जो है वो भ्रष्टाचार करती है या कोई गलत नीति बनाती है तो व्यक्ति जो है वहाँ पर असंतोष का भाव प्रकट करता है, विरोध करता है उसका,
इसी तरीके से अगर सरकार कोई अच्छी नीति बनाती है जिसमें व्यक्ति का फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पर व्यक्ति जो है वो विश्वास के भाव प्रकट करता है, स्वीकृति देता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव ओरिएंटेशन में ये है कि व्यक्ति अपने भावों द्वारा किस तरीके से राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ता है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, क्या जजमेंट रखता है, और क्या कहते हैं ये जो उसके राजनीतिक संस्थाओं, नीति या प्रक्रियाओं के प्रति विश्लेषण है वो कितना तर्क संगत है, ये निर्भर करता है उसके इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन के ऊपर। व्यक्ति राजनीतिक प्रणाली के प्रति समर्थन, निष्पक्षता या विरोध प्रकट करता है, ये उसके इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन पर निर्भर करता है। और हम राजनीतिक प्रणाली का विश्लेषण तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम एक व्यक्ति के या एक समाज के इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन को ना समझ लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे भारत के संविधान के प्रस्ताव में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द जो है वो जोड़े गए, तो इस पर कुछ लोगों का मूल्यांकन ये है, तर्क ये है कि जो हमारी भारत की या सरकार द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं वो समाजवाद के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं करते हैं, इसलिए हमारे संविधान के प्रस्ताव में समाजवाद शब्द का जोड़ना जो है वो अनुकूल है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो कुछ लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं। तो इस तरीके से हम किसी समाज की राजनीतिक संस्कृति को ठीक ढंग से तब समझ सकते हैं जब हम उसके इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन को समझेंगे, तो जाकर हम किसी भी समाज के क्या कहते हैं राजनीतिक संस्कृति को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। कंपोनेंट्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल्स एंड ट्रेडिशंस, कि नेशनल सिंबल्स जैसे फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग्स, या जो हम हमारे नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो ये किस तरीके से क्या कहते हैं हमें हमारे देश से जोड़ते हैं, उसके प्रति हमारी आइडेंटिटी, लॉयल्टी को दर्शाते हैं, किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी क्या कहते हैं जो सिंबल्स और ट्रेडिशन होते हैं ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे नेशन से हमें जोड़ते हैं, हमें एक पहचान देते हैं, तो ये भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ पार्टिसिपेशन, कि हम या एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, या किस तरीके से अगर कोई विरोध किया जा रहा है किसी नियम या कानून का तो वो उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये भी हमारे पॉलिटिकल कल्चर का ही एक एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। वैल्यूज़ और नॉर्म्स, जैसे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र के अपने कुछ नियम हैं, है ना, जैसे कि लोकतंत्र में चुनाव जो है वो एक निश्चित समय के साथ होना चाहिए, है ना, कानून का शासन होना चाहिए, न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। तो क्या कहते हैं जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं वो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को या एक पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। तो ये भी हमारे एक पॉलिटिकल कल्चर का पार्ट है जो हमें एक सिस्टमेटिक वे में चलने का या कुछ नियम कानूनों के साथ हमारे व्यवहार को चलाता है, निर्धारित करता है, और इससे हमारी जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी मदद करता है ये समझने में कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज़ में जो पॉलिटिकल सिस्टम है या जो पॉलिटिकल बिहेवियर है उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। इन्हें हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है,
ये हमारी मदद करता है ये समझने के लिए कि किस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज़ में लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल सिस्टम तो दो कंट्रीज़ में सेम होता है, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो अलग होता है। तो ये समझने में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हमारी हेल्प करता है। सेकंड है एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड चेंज, कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हमारी हेल्प करता है ये समझने में कि किसी भी सोसाइटी में कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो स्टेबल है, या उसमें जब चेंज आता है तो वहाँ पर किस तरीके के आपको क्या कहते हैं आउटकम्स देखने को मिलेंगे। ये समझने में पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस। कह रहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम जब दो कल्चर्स को, दो क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम को जब कंपेयर करते हैं तो पॉलिटिकल कल्चर जो है वो हमारी हेल्प करता है ये समझने के लिए कि किसी भी देश का जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है, ये समझने में भी हमारी हेल्प करता है। फोर्थ है हमारा प्रिडिक्टिंग पॉलिसी आउटकम। कह रहे जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो पॉलिसी मेकर्स की हेल्प करता है ये समझने में या ये प्रिडिक्ट करने में कि अगर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी तो उस पर पब्लिक का क्या आउटकम होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये भी समझने में वहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो हमारी मदद करता है। फिफ्थ है कनेक्टिंग पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। कह रहे जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो एक ब्रिज का काम करता है। वो जो क्या कहते हैं सोसाइटी और जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसमें वो जो गैप है उसको फुलफिल करने का काम करता है पॉलिटिकल कल्चर। वो एक कनेक्शन बनाता है सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ और जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके बीच में। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू जो है एक कनेक्शन बनता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सोसाइटीज़ के बीच में। अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें एक वैल्यूएबल लेंस प्रोवाइड करता है एनालाइज करने के लिए अलग अलग सोसाइटी में जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें जो डायनामिक रिलेशनशिप है, जो समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, उनको समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं एक लेंस प्रोवाइड करता है हमें पॉलिटिकल कल्चर। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।